Okay, so good evening, everyone. Now let's start the class now. So today we will start the chapter first of chemistry, that is chemical reaction and equation. तो आज हम उसको start करेंगे. That is the chemical reaction and equation. Okay, so let's start it. Chemical reaction and equation. ठीक है. तो इस चैप्टर पे प्रोसीड करने से पहले हमें आपने ये ध्यान दिया होगा और छोटी क्लासेस में बेसिकली इन 7th क्लास और आगे आपने 9th में भी इस चीज को स्टडी किया था. दैट इज अबाउट द फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज. ठीक है. अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें, सो व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस? बेसिकली such processes such processes in which no new chemical substances are formed. No new chemical substances are formed. ओके. तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं? दैट इज द फिजिकल चेंज. ये आपने 7th क्लास में स्टडी किया था कि ये जो होता है वो रिवर्सिबल होता है. ये चेंज रिवर्सिबल होता है. जैसे बल्ब को ऑफ करना, ऑन करना, ये एक फिजिकल चेंज है. ठीक है. बर्फ का पिघलना या फिर वाटर का बॉयल होना, ये एक फिजिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि जब इसमें जो आइस होता है, जो आइस है, वो जब वाटर में चेंज होता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद जब वो वाटर में चेंज होता है तो आप वाटर से दोबारा आइस में उसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है. और कोई नई चीज नहीं बन के तैयार हो रही है, उसका सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है. जैसे मिसाल के तौर पर कि एक पेपर है आपके पास. ठीक है. मेरी वॉइस क्लियर है? ओके. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक पेपर है और आपने उस पेपर को फाड़ दिया, दो टुकड़े में कर दिया, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि जब आपने ये प्रोसेस किया तो टीयर होने के बाद वो क्या हुआ? वो पेपर ही है, कोई नया प्रोडक्ट बन के तैयार नहीं हुआ. तो दैट चेंज इज कॉल्ड व्हाट? द फिजिकल चेंज. ठीक है. जैसे चलो साइमुलेशन को हम बाद में देखेंगे. केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो सच प्रोसेसेस, इसको बहुत ध्यान समझ लो. व्हाई आई एम टेलिंग दिस? बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू योर चैप्टर, बिकॉज दैट इज द बेसिक्स. नाउ सच प्रोसेस in which in which the original substances in which the original substances, okay, lose their nature, lose their nature and and identity and form new chemical substances. That is irreversible. यानी ये रिएक्शन कैसा होता है? ये चेंज कैसा होता है? irreversible चेंज होता है. And form new chemical substances, with entirely different properties. Entirely different properties. That change is called what? The chemical change. उस चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज. जैसे दही का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. तो मिल्क से वो कर्ड में चेंज हो जाता है. तो जो मिल्क ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो अपने नेचर, अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि आप दही को दूध नहीं कह सकते ना, यू कैन नॉट कॉल इट मिल्क, आप उसको कर्ड ही कहोगे. उसका टेस्ट और मिल्क का टेस्ट डिफरेंट होगा, उसका टेक्सचर, मिल्क का टेक्सचर एकदम डिफरेंट होगा. तो यहाँ पे वही चीज है कि जब वो एकदम अपनी आइडेंटिटी, ओरिजिनल आइडेंटिटी को लूज कर दे और एक नया केमिकल सब्सटेंस तैयार कर दे विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज. जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स नाउ. इज दिस विजिबल? द सीजर एंड ऑल. अभी मैंने स्क्रीन चेंज किया, विजिबल है?
ओके, लेट्स सी। अब फॉर एग्जांपल यहां पे हमने पढ़ा था 9th क्लास में, दैट इज द सब्लाइमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लाइमेशन किसको कहते हैं? जब फॉर एग्जांपल आपका जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट जो है चेंज हो जाता है गैस में, या फिर गैस चेंज हो जाता है डायरेक्ट सॉलिड में, उसको हम सब्लाइमेशन कहते हैं। जैसे ड्राई आइस इज व्हाट? सॉलिड CO2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ड्राई आइस है सॉलिड CO2 और ये चेंज हो रहा है वेपर में, ठीक है, दैट इज चेंजिंग इन, ठीक है, दैट इज चेंजिंग इन व्हाट? इन द वेपर्स। सो व्हाट इज दिस चेंज कॉल्ड? लेट्स सी। हमने फिजिकल चेंज पे लगाया दैट, यस इट इज करेक्ट। केमिकल चेंज? नो। व्हाई दिस इज अ फिजिकल चेंज? क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है, अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में भी वो कार्बन डाइऑक्साइड है और गैशियस फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड है, देयर इज नो चेंज। तो इस वजह से ये चेंज कैसा है? फिजिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं, देयर इज अ सेकेंड वन, सेकेंड एग्जाम्पल, देयर इज अ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो हमने ये बंसन बर्नर है, ठीक है, ठीक है, ये बंसन बर्नर है, इसको मैंने ऑन किया, ठीक है। ये आपका क्या है? दैट इज यू कैन से दिस इज द स्पैचुला। ये स्पैचुला है जिसमें और ये यहाँ पे आपका जो है वो पेसल एंड मोटर का जो है वो रखा हुआ है, देयर इज अ लिटमस पेपर से एंड और बस हम यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल देखेंगे। अब यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। अब हमने क्या किया? इसको जाके बर्न किया, ठीक है। नाउ जब बर्न हो गया तो दैट इज चेंजेड इनटू व्हाट? द मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम रिबन बर्न होके क्या हो गई? मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गई, ठीक है। अभी यहां सिर्फ हम एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन थी, यहाँ पे क्या था? मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। और उसको बर्न किया हमने, यहाँ पे उसको बर्न किया था, ठीक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे आपके एसिड बेस जो आपका इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखो, जैसे ही हमने लिटमस पेपर पर डाला, ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, एसिड बेसिस में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिया जा रहा है। देखो अब यहाँ पे आपके सामने लिख के आ गया फिजिकल या केमिकल चेंज। तो ये जो बर्निंग हुई है ना, मैग्नीशियम एकदम चेंज हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में विथ इंटायरली न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। और जब उसको यहाँ पे देखो लिटमस पेपर पे डाला गया, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर, ड्राई रेड लिटमस पेपर एंड मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर, तो यहाँ पे आपको देखो कलर चेंज दिखाई दिया, ठीक है। ये क्यों दिखाई दिया? हम आगे के चैप्टर में एसिड बेस में इसको डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ हमें देखना है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो हमने यहाँ पे देखो केमिकल चेंज पे लगाया, यस इट्स अ करेक्ट आंसर, ठीक है, इट्स अ करेक्ट आंसर। फिजिकल चेंज? नो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड एकदम इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में लिखे, एग्जाम्पल से पॉइंट क्लियर हो रहा है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज द मेल्टिंग ऑफ आइस। अब देखो यहाँ पे बर्फ है, ये पिघल रही है, मेल्ट कर रही है, और ये वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ओके, वेट अ सेकेंड, ओके, जब ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, अब देखो यहां पे क्या हो गया? दिस इज द फिजिकल चेंज नॉट केमिकल चेंज। व्हाई? बिकॉज जब वो आइस था तब भी वो क्या था? अब देखो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, चेंज तो हुआ है ना, लेकिन फिजिकल चेंज हुआ है, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। वो पहले भी H2O था और लिक्विड फॉर्म में होने के बाद भी H2O, दैट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। इसी तरीके से नाउ सी, अब यहां पे क्या है? There is another. अब मैंने ये Bunsen burner on किया. This is the Bunsen burner. This is the pipette. This is the test tube stand. This is the test tube. This is the test tube holder. And this is a beaker having the distilled water. ये सारे reactions मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये reactions आप आगे पढ़ोगे, ताकि अभी आपके दिमाग में एज एन एग्जाम्पल बैठ जाए, और जब हम इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको बार बार वही रिवीजन हो। क्योंकि यहाँ पे आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट बताने वाला हूं आपको, ठीक है, कि केमिस्ट्री को कैसे स्टडी करेंगे आप 10th में। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे मैंने क्या किया, अब मैंने इसको पुट किया, ठीक है। अब देखो यहां पे ये ऐसे हो रहा है, क्लियर, ठीक है। यहां पे ये देखो टेस्ट ट्यूब हिल रहा था, क्यों? क्योंकि हमेशा कभी भी हम डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब को फ्लेम पे रख के एक पोजीशन पे नहीं रखते, उसको थोड़ा थोड़ा जो है हम जो है स्वाइप करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, ठीक है। क्यों? ताकि डायरेक्ट हीट जो है एक पॉइंट पे ना रहे, ठीक है, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। अब देखो यहाँ पे एक चेंज आया, यहाँ पे एक चेंज आया। अब इसमें क्या था, इसमें क्या था, एक कॉपर सल्फेट, आपका कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट था, ओके। और ये कैसा था, ब्लू कलर, ब्लू कलर में, इसको कहता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्ट, ओके। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे तब आपको ये याद होगा, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट था जो हमारा क्या था, ब्लू कलर का था, दैट वाज ब्लू इन कलर, ठीक है। अब उसको जब हमने हीट किया, ठीक है, अब जब हमने हीट किया तो इसमें से वाटर निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। और ये कैसा अपीयर हो गया, देखो व्हाइट, क्लियर। जैसे ही अब इसमें हम देखो डिस्टिल वाटर लिया और इस डिस्टिल वाटर को मैंने डाला, देखो वापस से ब्लू हो गया, ठीक है, वापस से व्हाइट जो आपका प्रोडक्ट आया था वो फिर से ब्लू हो गया। अब हमें देखना है कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। तो लेट्स सी, हम देखते हैं फिजिकल चेंज पे किया क्रॉस, नो, केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट जो है वो हाइड्रेटेड यानी क्रिस्टलाइट कॉपर सल्फेट जो होता है वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और वाटर डालने पे वापस वो क्रिस्टलाइज होके और वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऐड होता है और उसके बाद वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ये केमिकल चेंज क्यों है, ठीक है, केमिकल चेंज क्यों है ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट ये एग्जांपल अपने माइंड में मैप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को डायरेक्ट हीट किया तो वो व्हाइट कलर में चेंज हो गया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे हम ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है आयरन नेल का। अब हम फिजिकल चेंज केमिकल चेंज को यहीं पे स्टॉप करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, इन एग्जांपल्स को हम आगे टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है। तो जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है, लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो ये जो हमने डेफिनेशन यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है, दैट इज सच प्रोसेसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर and identity and form new chemical substances with entirely different properties, that is called what, the chemical change, ठीक है। and the process, a point to समझना, and the process, okay, involving a chemical change, the process involving a chemical change, मतलब जब वो केमिकल चेंज हो रहा है, जब वो मिल्क कर्ड में चेंज हो रहा है, या फिर जो अभी हमने एग्जांपल्स देखे कॉपर सल्फेट का, ठीक है, और हमने दूसरे एग्जांपल्स देखे, तो उसमें जो जब ये केमिकल चेंज हो रहा है उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे हमने ये जो हेडिंग है इसका जो फर्स्ट पार्ट है समझा कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जब केमिकल चेंज हो रहा होता है, तो उस वक्त जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे मिल्क कर्ड में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो अब जब कर्ड बन के तैयार हो हम कह सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, बिकॉज जो पहले सब्सटेंस था और अब सब्सटेंस है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। जैसे कोल है, कोल को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो कोल की प्रॉपर्टी से, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से जमीन आसमान का फर्क है। ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग को, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश करता है, बुझाता है आग को। तो समझ रहे हैं, एक तो मैंने ये एक एग्जांपल दिया, और भी जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी दैट इज इंटायरली डिफरेंट। ये लाइफ को सपोर्ट करता है और ये लाइफ को क्या करेगा, खत्म करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो सकता है अगर वो एरोबिक है, अगर वो ऑक्सीजन पे जिंदा रहता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, दैट इज द केमिकल चेंज। इसी तरीके से हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन, मैं अभी यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, क्या बना रहा है? वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल रहे हैं तो वाटर बना रहे हैं। तो वाटर क्या करता है? वाटर की प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी एकदम इंटायरली डिफरेंट। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ओरिजिनल थे, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस हुआ जिससे ये वाटर में चेंज हुआ। अब वाटर की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, दैट इज इंटायरली डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट्स अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? अब देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो लेट मी चेंज द बोर्ड, फ्रेश बोर्ड, लेट मी टेक द फ्रेश बोर्ड नाउ। ठीक है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, ओके, तो क्या होगा कि देयर विल बी सब्सटेंसेस which must be involving, which must be reacting, and there must be a new product form. ओके, तो जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, एंड दे विल फॉर्म व्हाट? द प्रोडक्ट। दे विल फॉर्म व्हाट? द प्रोडक्ट। Okay, so on the left hand side the reactants are written, on the right hand side the products are written. So basically what are reactants? Reactants हम बोलते किनको हैं? ठीक है, तो reactants basically क्या होते हैं? You can write down, that is the chemical substances, the chemical substances taken originally, ठीक है, जो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, जो केमिकल सब्सटेंसेस ओरिजिनल फॉर्म में लिए गए, अब उनमें आपस में रिएक्शन स्टार्ट हुआ, अब प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। तो जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट? बेसिकली द न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म, द न्यू केमिकल सब्सटेंसेस। जैसे यहां पे ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है, और जो आपका सी है, सी है यहां पे, दैट इज द प्रोडक्ट। वो यहां पे क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये पॉइंट हमेशा याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है ना बेटा, तो ऐसा नहीं होता कि कोई नया एटम या मॉलिक्यूल बन के तैयार होता है। इस पॉइंट को मैं अभी और क्लियर करूंगा। देयर इज नो नॉवल प्रिपरेशन, ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। अब इसको पॉइंट को समझेंगे, सिर्फ क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। जैसे मैं लिखूं यहां पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग वाटर, क्या ये पॉसिबल है? यस और नो? Yes, everyone in the chat box. ठीक है, yes, that is a fact. It is not possible. Why? क्यों? क्योंकि यहां पे जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रही है कार्बन और ऑक्सीजन है, और यहां पे हाइड्रोजन कहां से आ गया भाई प्रोडक्ट में? समझ रहे? अगर मैं लिखूं इसको कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, आप कहेंगे यस दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और मे बी पॉसिबल। वाई? क्योंकि यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन था और प्रोडक्ट में भी सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है। यहां पे मैं ये नहीं लिख सकता कार्बन और ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आया कहां से? रिएक्टेंट में तो कहीं हाइड्रोजन नहीं था। तो इसी चीज को कहा जा रहा है देयर इज नो नोवेल प्रिपरेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। नया कोई एटम बन के तैयार नहीं होता। जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें जो एटम्स अवेलेबल होते हैं वही आपस में रीअरेंज करते हैं, आपस में एक दूसरे को, और एक नया प्रोडक्ट बना के तैयार करते हैं। कोई भी रिएक्शन में नया एटम बन के तैयार नहीं होगा। समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन था ही नहीं रिएक्शन में, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन था ही नहीं, तो वाटर कहां से बन के तैयार हो जाएगा? प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कहां से आ जाएगा? ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने एक्सप्लेन किया, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, तो जब एक केमिकल रिएक्शन होता है बेटा,
तो सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। देयर इज नो नॉवल क्रिएशन ऑफ एनी न्यू एटम, कोई नया एटम नहीं पूरे प्रोसेस में तैयार होता है, सिर्फ जो रिएक्ट कर रहे हैं उनके एटम्स आपस में रीअरेंज करते हैं एक दूसरे को। जैसे अब देखो, यहां पे हम मेकिंग वाटर यानी वाटर को बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ऊपर एक रिएक्शन लिखा है, व्हाट वी आर स्टडीइंग है, दैट इज द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर रहे हैं। तो देखो वहां पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2H2 प्लस 1O2 गिविंग 2H2O, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग वैलेंसिंग तो बाद में भी देखेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या देखो, 2H2 एंड 1O2 मॉलिक्यूल। अब जैसे तुम देख रहे होगे, लेट मी शो यू इफ दिस इज पॉसिबल इन दिस, यस, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, H2 यानी कि H2 दो हाइड्रोजन है, तो इट इज नॉट राइटिंग, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पे हमने दो H2 मॉलिक्यूल, मैंने एक H2 कर दिया, देखो एक H2 मॉलिक्यूल कर दिया, तो एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों मिला के H2 मॉलिक्यूल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपने 9 क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये H2 का मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो आपने जब एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लिया, तो देखो यहाँ पे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल बन के तैयार नहीं हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बन के तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सफिशियंट, आप कह सकते हैं कि रिएक्टेंट था ही नहीं कि नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो, ठीक है। तो वो एज इट इज ही रहेगा, देखो यहाँ पे वो एज इट इज ही रहेगा। अब मैंने यहाँ पे इसको दो किया, दो हाइड्रोजन किया। अब देखो ये जो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब चार हाइड्रोजन एटम, फिर से सुनो, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब चार हाइड्रोजन एटम, वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब दो ऑक्सीजन एटम। तो देखो यहाँ पे चार हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम। आपने 9 क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, देखो दो ऑक्सीजन एटम है, अब यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल बन के तैयार हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, इन्हीं जो अवेलेबल आपके पास मॉलिक्यूल और एटम्स थे, यही आपस में रीअरेंज होते हैं। और रीअरेंजमेंट के लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। देखो जैसे ही मैंने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किया, वाटर नहीं बन सकता क्योंकि कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, एटम सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल में क्या होता है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन तो आ जाएगा, लेकिन अगला ये एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दैट विल बी रिमेन एज सच। तो जैसे ही मैंने दो हाइड्रोजन किया, तो देखो ये चार एटम और ये दो एटम ऑक्सीजन के, इन्होंने दो वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को देखो, और यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल को देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रीअरेंजमेंट, कैसे एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन आपस में रीअरेंज कर रहे हैं। कोई भी नया नंबर ऑफ एटम या नए टाइप का एटम नहीं बन के तैयार हो रहा है। एटम एटम की बात कर रहा हूं मैं तो, यहाँ पे नया वाटर का मॉलिक्यूल तो बन रहा है, लेकिन कोई एटम नहीं है कि यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे कार्बन आ जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। यही जो अवेलेबल एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में, वही आपस में रीअरेंज करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद एक नया वाटर मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं विद द रीअरेंज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तो ये पॉइंट समझ में आया कि कैसे अपने आप को रीअरेंज करते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो आपके पास अवेलेबल एटम्स हैं, ठीक है, वही रीअरेंज करेंगे और नया मॉलिक्यूल बन के तैयार होगा। कोई नया एटम नहीं आएगा, ना ही बन के, यानी रिएक्टेंट में कार्बन है ही नहीं, तो प्रोडक्ट में कभी कोई कार्बन का प्रोडक्ट नहीं बन के तैयार हो सकता, ठीक है। तो यहां पे हमने सीखा देयर इज अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो देखो जैसे ही मैंने देखो तीन हाइड्रोजन किया, दिख रहा है, देखो तीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किया, तो देखो यहां पे क्या हुआ कि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा, देखो बन गया। देखो पहले देखो, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने तीन हाइड्रोजन किया, तो दो रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा। लेकिन ये जो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अब इसके लिए कोई नया ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इस वजह से देखो वो वैसे ही रह जाएगा, इट विल बी लेफ्ट ओवर, बचा कुचा जिसको कहते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे एक ऑक्सीजन, देखो एक ऑक्सीजन बढ़ाया, देखो एक ऑक्सीजन बढ़ाया,
तो देखो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा तो दोनों अभी भी क्या होंगे, वो लेफ्ट ओवर में ही रहेंगे। ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो बचा है वो अभी रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे ही मैं इसको 4 करूंगा, देखो 4 जैसे ही करूंगा, देखो 4 नए वाटर मॉलिक्यूल्स बनके तैयार हुए। इसका मतलब रीअरेंजमेंट के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए होने चाहिए, तभी वो रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? यहां पॉइंट क्लियर हुआ? ब्रैकेट में लिखिए यस और नो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमने रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट को समझा, और यह समझा कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, न कि कोई नॉवल, कोई नियो, ठीक है, कोई नया एटम बनके तैयार होता है। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे हालांकि मैंने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा दिए हैं, ठीक है, लेकिन तब भी जो आपके जो कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Okay, number one, that is the burning of magnesium ribbon in air. Burning of magnesium ribbon in air. ओके, तो ये जो मैग्नीशियम रिबन हम बर्न करते हैं, जैसे आपने अभी सिमुलेशन में देखा था, जो शुरू में मैंने फिजिकल और केमिकल चेंज के एग्जांपल दिए थे, तो उसमें क्या होता है कि जो मैग्नीशियम की रिबन होती है आपकी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि बर्निंग होगी, तो ये जो मैग्नीशियम होता है ये किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ रिबन। तो पहले जो रिबन होती है उसको सैंड पेपर से थोड़ा सा हम घिस लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो होती है वो दैट इज द लेयर, जो ऑक्साइड की लेयर हो सकती है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है? दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज द प्रोडक्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपको चाइना डिश में दिखा था नीचे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सो लेट अस सी दिस अगेन। ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, बहुत ही पतली रहते हैं ताकि बर्निंग आसानी से हो। तो अब हम इसको जब बर्नर के तरफ ले गए, देखिए जब बर्न हुआ, नाउ इट इज इन द चाइना डिश, दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ जाता है? पाउडर फॉर्म, दैट यू गेट इन द पाउडर फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? दैट इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। और ये यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपके क्या है? रिएक्टेंट्स है। और यहाँ पे आपको क्या देना होगा? हीट। दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट व्हाट? द हीट। ट्राइंगल हम केमिकल रिएक्शन में हीट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज द रिएक्शन बिटवीन, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन, okay, lead nitrate and potassium iodide, ठीक है। दैट इज अ रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो जब लेड नाइट्रेट होता है, जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है, पोटेशियम आयोडाइड, so that gives you what? That gives you, that is the lead iodide plus potassium nitrate, lead iodide plus potassium nitrate, ठीक है। अब देखो ये कैसे सोल्यूशन होता है? दैट इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है, दैट इज द लेड नाइट्रेट, ओके। और ये भी कैसा होता है? कलरलेस होता है। बट जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, when lead nitrate, in the lead nitrate when potassium iodide is added,
we get a yellow precipitate of lead iodide. We get the yellow precipitate of lead iodide. Okay, and this is a colorless. Okay, let me show you here. Let me show you a short video, a simple short video. Okay, see it. There is a reaction between lead nitrate and potassium iodide. See. थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं हो सकती स्ट्रीमिंग की वजह से, क्योंकि क्वालिटी भी लेट मी चेंज द क्वालिटी. ओके, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ा सा वो है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने बीकर में दोनों कलरलेस है. This is the solution of lead nitrate. What's the color of lead nitrate? Colorless. Yes, it is colorless. I am taking it in a test tube. So in test tube we have got colorless lead nitrate. So in the test tube, the scientist has taken what? That is the colorless lead nitrate. Okay. What is the color of potassium iodide? It is also colorless. See. It is also colorless. Now we are going to add potassium iodide solution to lead nitrate solution. See this. So this is what you have, the yellow color, that is lead iodide. Okay. What we have got? Yellow color. Yellow precipitate. Why do we call it precipitate? Because it settles down. Okay. तो यहाँ पे क्या बना? लेड आयोडाइड आपका बनके तैयार हुआ. Is that clear? अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है प्रेसिपिटेट. ठीक है, प्रेसिपिटेट, दैट इज प्रेसिपिटेट. ठीक है, प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट को. यानी जब रिएक्शन हो, और आपने देखा होगा कि वो जो लेड आयोडाइड बना, वो जो येलो कलर का बना, वो लेड आयोडाइड है, और वो किसमें था? पोटेशियम नाइट्रेट में. किसमें था? पोटेशियम नाइट्रेट में. ठीक है, क्योंकि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट कर गए, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वही तो टेस्ट ट्यूब में आपको दिखाई देगा. तो टेस्ट ट्यूब में क्या दिखाई दिया? लेट्स सी अगेन. अब देखो यहाँ पे ये जो टेस्ट ट्यूब में आपको दिखाई दे रहा है, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, देखिए बार बार मैं इसको कर रहा हूं. ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ये येलो कलर का जो है वो क्या है? दैट इज द लेड आयोडाइड. तो वो जो टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को डालने के बाद जो नजर आया वो प्रोडक्ट नजर आया. वो क्या नजर आया आपको? प्रोडक्ट. ठीक है, जिसमें येलो कलर का लेड आयोडाइड था और पोटेशियम नाइट्रेट कलरलेस था, जिसमें लेड आयोडाइड आपका जो है वो वहां पे मौजूद था. ठीक है, तो ये जो प्रेसिपिटेट होता है दैट इज अ इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट जब आप रिएक्शन कराएं तो जो प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में हो, अब वो तैरेगा, यानी कि वो पोटेशियम नाइट्रेट में तैर रहा होगा. अब आप उसको फिल्टर पेपर से जब पास कराओगे तो आपका लेड आयोडाइड, जो आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, यहाँ पे येलो कलर की इंक नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं. तो जब आप इसको, यानी कि जो आपको टेस्ट ट्यूब में वहां पे दिखाई दिया, टेस्ट ट्यूब में लेड आयोडाइड के साथ जो है पोटेशियम नाइट्रेट कलरलेस था, ये दिखाई दिया था, तो फिर जब आप इसको पास करोगे इसमें, तो फिर आपका लेड आयोडाइड यहीं पे रह जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर, और जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट, वो नीचे टेस्ट ट्यूब में आपको मिलेगा. ठीक है, तो ये क्या था आपका? दैट इज अ लेड आयोडाइड. लेड आयोडाइड, दैट इज अ येलो कलर. तो प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट को, यानी वो सॉल्युबल नहीं होता. ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? Yes or no? Write in the chat box. So this is the second example, that is the reaction between lead nitrate and potassium iodide, giving what? Lead iodide and potassium nitrate. Okay. अच्छा, एक और चीज. If we go to the formula for this, अगर formula, that is lead nitrate, so that is Pb NO3 twice
Potassium iodide, that is Ki. It is giving you what? Lead iodide, that is PbI2, ठीक है, plus potassium nitrate. Okay, this is not the balanced one, ठीक है, that is the general reaction, ठीक है, this is not the balanced one. Okay, तो potassium iodide हो गया, lead iodide आपका हो गया, and potassium nitrate, that is KNO3. That is the formula for this. Okay, so you can learn over this. Is that clear? Okay, now coming to wait a second. Okay, third example. Okay, that is a reaction between okay, third example, coming to third example, that is a reaction between there is zinc and dilute sulfuric acid, or you can say hydrochloric acid, sulfuric acid, take a sulfuric acid or hydrochloric acid. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब जिंक होता है, जब जिंक है आपका, और वो डाइल्यूट किसको कहते हैं, देखो कंसंट्रेटेड कहते हैं, अगर एसिड कंसंट्रेटेड मतलब एसिड का अमाउंट उसमें ज्यादा है, डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि वाटर का अमाउंट उसमें ज्यादा, जितना आप उसमें वाटर ऐड करते जाओगे उतना वो डाइल्यूट कहलाएगा. ठीक है, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज अ डाइल्यूट. ओके, यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म. तो जैसे ही आप इसको ऐड करोगे एसिड में, यानी कि मेटल है, इसको जैसे ही आप एसिड में ऐड करोगे, दैट इज अ मिनरल एसिड, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, बट हियर वी आर टेकिंग द डाइल्यूट वन. ओके, सो व्हाट इट विल फॉर्म, ठीक है, दैट विल फॉर्म, दैट इज जिंक सल्फेट सॉल्ट. और जिंक सल्फेट सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज होगी. ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. और जब रिएक्शन होता है, जब एक मेटल को आप एसिड से, एक जनरल में बता रहा हूं, जब एक मेटल एसिड से आप रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जब ये रिएक्शन होता है तो हीट भी निकलती है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यानी अगर मान लीजिए यहां पे आपने एक कोनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है, लेट मी शो यू ऑन द यूट्यूब, दैट इज जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड. देयर इज अ शॉर्ट वीडियो. मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा वीडियो जस्ट टू सेव द टाइम. अब देखिए यहां पे क्या लिया गया है बीकर में, देयर इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, देयर इज अ डाइल्यूट वन, एंड दीज आर द जिंक ग्रेन्यूल्स. ठीक है, दीज आर द जिंक ग्रेन्यूल्स. अब इसमें जैसे ही देखिए डाला, ठीक है, जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल को डाला, देखिए यहां से गैस बबल्स निकलना शुरू हो गया, दिस इज द हाइड्रोजन गैस. और फिर इसमें सॉल्ट बन के जिंक सल्फेट का यहाँ पे रेडी हो जाएगा. और वो कैसा आपको दिखाएगा, दैट सॉल्ट है वो वाटर में, सॉरी वो जो एसिड है उसमें जब डिसॉल्व होगा, ऑब्वियसली दैट विल बी इन द एक्वस फॉर्म. ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. और जब आप इस बीकर को या फिर इस कंपोनेंट को छुओगे तो फिर क्या होगा, दैट विल बी वेरी हीटेड वन. ठीक है, बहुत गर्म होगा वो. क्लियर? तो ये एक ऐसा रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज वन ऑफ द रिएक्शंस. ओके, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ व्हाट द केमिकल रिएक्शन. तो यहां तक हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को
जो चैप्टर का इनिशियल था, जहां पे हम केमिकल रिएक्शन और रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने अच्छे से समझा। तो यहाँ पे देखा हमने वीडियो में कि क्या हुआ कि जब आपके जिंक था, जो आपके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, ये क्या था? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसमें जब हमने जिंक ग्रेन्यूल्स को डाला यहाँ पे, या आपके जो रेड में ये जिंक ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, तो वैसे ही जिंक सल्फेट फॉर्म होगा, ठीक है, ओके। और क्या रिलीज होगा? देयर इज अ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस हमें वहां पे निकलती हुई दिखाई दे रही थी। और ये जो बीकर होगा दैट विल बी हीटेड वन, ठीक है, हीट यहां से रिलीज होगी, दैट इज हीटेड, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? किन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो यहां पे हम 5 कैरेक्टरिस्टिक को देखने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें से एक ही हो, एक के साथ साथ 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको एक रिएक्शन में दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वहां पे हम एक कैरेक्टरिस्टिक को देख के ये भी कंफर्म कर लें कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है कि वहां रिएक्शन हो रहा है। जैसे यहां पे हमने, आप स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं इस वक्त कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्ट करेगा, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जो बीकर होगा या कोनिकल फ्लास्क होगा वो हीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक कैरेक्टर है रिएक्शन होने का कि हीट इवॉल्व होती है। लेकिन यहां पे तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हीट निकल रही, तो हम कह रहे हैं हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ओके, हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है, बीकर हीटेड है। चलो, अब मैंने एक पानी बर्तन में रख के और उसको सिर्फ मैंने गैस पर रख दिया। अब वो हीट हो रहा है, वो बर्तन गर्म हो रहा है, और वो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म से गैस में चेंज हो रहा है। तो ये बताओ वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है? जो आपका वाटर, ठीक है, वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, पॉइंट समझ में आ गया ना? वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हीट निकल रही है। वो जो बर्तन है वो आपका हीटेड है। तो यहां पे मैं पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन हम एक बार में फॉरन जज करके नहीं कह सकते कि हाँ वहां से हीट इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन चल रहा है। नो, वी हैव टू इन्वेस्टिगेट मोर, हमें और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ये कहने के लिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, इज क्लियर? चलो, अब मैं यहीं पे ये आज केमिस्ट्री की रिपीट वंस, देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अभी हमने देखा, अभी हम इस कैरेक्टरिस्टिक के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि जिंक जब एसिड से रिएक्ट होगा तो हीट भी निकलेगी। तो एवोल्यूशन ऑफ हीट हम आगे पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ हीट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि हम इस कैरेक्टर को देखें तो ये पता लगा सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन एवोल्यूशन ऑफ हीट ऑलवेज इट इज नेसेसरी कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम पानी को गर्म करते हैं तो वो पानी वेपर में चेंज होता है, तो बर्तन गर्म होता है ना। तो वहां पे तो फिजिकल चेंज हो रहा है ना, वहां पे केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, वहां तो फिजिकल चेंज हो रहा है, लेकिन बर्तन गर्म है वहां भी। तो इसका मतलब यही है कि एवोल्यूशन ऑफ हीट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बट कोई एक कैरेक्टर को देख के हमें और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि वो वाकई केमिकल रिएक्शन है या कोई फिजिकल चेंज हो रहा है वहां पर। इज दैट क्लियर? अब क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आज यहाँ पे, अब ये जो क्लास है मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज मैं पहले क्यों जो है स्टॉप कर रहा हूं इसको, मैं अभी